हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेटब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, लेकिन साथ ही साथ आपके एग्जाम हो, टेस्ट हो, रिवीजन हो, उन सब का भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराता है, और वो भी 100% फ्री। तो जब मैग्नेटब्रेन्स में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही, तो जाहिर सी बात है इससे जुड़े रहिए, क्योंकि इससे तो जुड़े रहने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, आपके टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन आपको 100% फ्री कराई जाती है। तो अब आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम, तो उसकी प्रिपरेशन भी हो जाए। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं आज लेकर आई हूँ मैग्नेटब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो ये है हमारी क्लास 9 हिंदी कोर्स ए का पेपर नंबर 2। मैंने आपसे वादा किया था कि सिर्फ एक पेपर नहीं कराऊंगी, कई सारे पेपर कराऊंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो ठीक, तो अब आ गए हम अपना दूसरा पेपर लेकर। तो सबसे पहले कुछ निर्देश रहते हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आपके सामने समय है 3 घंटे का। पूर्णांक है, यानी कि मैक्सिमम मार्क इस पेपर के रहेंगे 80 मार्क्स। निर्देश देखिए क्या है। यहाँ पर ये 2 खंडों में प्रश्न पत्र विभक्त है आपका, खंड आ और खंड बा। सारे ही प्रश्न आपको करने हैं, यानी कि 17 प्रश्न दिए गए हैं। 17 के 17 पूरे प्रश्न आपको करने हैं, वो भी लाइन से। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी 17 तक था। तो 17 तक आप पूरे प्रश्न एक लाइन से करेंगे। ये नहीं कि हमने पहले 17 कर दिया, फिर हमने 15 कर दिया, फिर 8 कर दिया, फिर 9 कर दिया। ऐसा काम नहीं करना है, सब कुछ लाइन से करना है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं खंड आ। हमारा टोटल बहुविकल्पीय आधारित है, यानी कि इसमें 10 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक हमारे खंड आ में है, जो टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है। इसमें आपको 49 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये नहीं है कि आपको कोई भी, जो आपके अंदर जो विकल्प दिए, जो निर्देश दिए, उसके हिसाब से आप इसके आंसर्स देंगे। फिर आ जाते हैं खंड बा। खंड बा में आप टोटल जो है आपका सब्जेक्टिव बेस, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न है। सारे ही प्रश्नों के साथ विकल्प मौजूद हैं, सावधानी से इसको करेंगे। इस खंड को करने के लिए जो सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी है, वो है आपकी वर्ड लिमिट। हर प्रश्न के साथ आपको वर्ड लिमिट के साथ बांधा गया है, उन वर्ड लिमिट्स के अंदर ही आप काम करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है खंड आ का अपठित बोध, यानी कि आपके पास आ रहा है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को सही तरीके से करने का है, पहले भी बता चुकी हूँ, कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस। बहुत ध्यान से आप प्रश्न गद्यांश को पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी गद्यांश आपको मिल रहे हैं, तभी आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या दिया है यहाँ पर, जो गद्यांश दिया है, इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, पांचों ही आपको करने हैं। 1 मार्क्स ईच रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जैसा कि उनके प्रवचनों में था, दयानंद जी ने अपनी पुस्तक में भी विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और मतों में पाए जाने वाले कपोल कल्पित आख्यानों का, जिन्होंने भारत की जनता को विभाजित कर रखा था, तर्कपूर्ण विवेचन कर एक एक करके उन्हें नष्ट कर दिया। स्वामी जी के तर्क सटीक और प्रहारक होते हैं थे। स्वामी दयानंद पुस्तक के उपसंहार में कहते हैं, मैं ऐसे धर्म में विश्वास करता हूं जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो और जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। इन्हीं कारण यह धर्म बाकी सभी संकीर्ण धर्मों की कमजोरियां व अवगुणों से परे है। किसी भी धर्म में जो कुछ भी आपत्तिजनक या झूठ है, वह वैसा ही रहेगा। तो दयानंद जी के जो पुस्तक है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। आदर्श मानव के विषय में स्वामी जी का दृष्टिकोण था कि केवल उसे ही मनुष्य कहा जा सकता है जो विचारशील हो, वह दूसरे के प्रति भी वैसा ही महसूस करे जैसा वह अपने लिए करता है, जो अन्याय का अनुमोदन न करता हो एवं केवल सद्गुणों व सत्य का सम्मान करता हो। तो ये रहा हमारा गद्यांश, इस पर आधारित। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद जी के व्याख्यानों और उनकी पुस्तक का मूल विषय क्या रहा है? क्या विषय रहा? आपने गद्यांश पढ़ा, उसमें उनका विषय क्या था? देखिए, भारतीय जनता को विभाजित करने वाले धार्मिक संप्रदायों द्वारा उल्लिखित मतों का खंडन करना,
भारतीय जनता को विभाजित करने वाले सिद्धांतों का प्रचार करना, धार्मिक अंधविश्वास की महत्ता स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या विषय रहा? वो था भारतीय जनता को विभाजित करने वाले धर्म के जो धार्मिक संप्रदाय, जो धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित किया जाता है, वो जो मत हर धर्म के अलग अलग होते हैं, उनका जो है खंडन करना कि ऐसा नहीं है भाई, सभी लोग हैं, सब अपने अपने धर्म को मानो, मगर दूसरे के धर्म का कोई भी ये नहीं करो हम अच्छे हैं, एक दूसरे के बीच में जो है मतभेद मत पैदा करो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। स्वामी जी के तर्क कैसे होते हैं? अस्पष्ट व उलझे हुए, जनता को भ्रमित करने वाले, सटीक व और प्रहारक, कपोल कल्पित। तो यहाँ पर स्वामी जी के तर्क कैसे होते हैं? वो हैं आपके सटीक और प्रहारक। स्वामी दयानंद जी किस धर्म में विश्वास रखते हैं? जटिल सिद्धांतों से युक्त हो, जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो, जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, या खा और गा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है खा और गा सही है, अर्थात जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो, जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। स्वामी जी आदर्श मानव किसे मानते थे? किसे मानते थे? जो विचारशील हो, जो सद्गुणों और सत्य का सम्मान करता हो, जो अन्याय का समर्थन ना करता हो, जिसमें उपर्युक्त सभी गुण हों। तो यहाँ पर जो आदर्श मानव किसे मानते थे? जिसमें ये सभी गुणों, अर्थात जो विचारशील हो, जो सद्गुणों और सत्य का सम्मान करे, जो अन्याय का समर्थन ना करता हो, ये सारे गुण जो जिसके अंदर होते हैं, वही एक आदर्श मानव कहलाता है। गद्यांश में आया हुआ कौन सा शब्द समर्थन शब्द का समानार्थी है, यानी कि सेम अर्थ रखने वाला? सार्वभौमिक, अनुमोदन, विवेचन या सम्मान। तो यहाँ समर्थन का जो पर्यायवाची है वो है आपका अनुमोदन। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ हमारे सामने 2 काव्यांश रखे गए हैं, दोनों में से एक काव्यांश हमको करना है। तो इस पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे, पांचों ही प्रश्न हमको करने हैं, 1 मार्क्स ईच रहेगा। क्या है? दोनों में से कोई एक हम करेंगे। तो काव्यांश पढ़ते हैं। हम लोगों ने सब कुछ किया हिंसक प्रवृत्ति वाले, शेर को पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया, सांप को पकड़कर उसके विष के दांत उखाड़ दिए, लेकिन अब तक आदमी को आदमी से लड़ने से नहीं रोक सके। तो यहाँ पर जो ये हमारे सामने काव्यांश आया, इसमें बताया गया कि हमने ऐसे ऐसे काम किए जो मुश्किल थे, लेकिन एक ऐसा काम कि आदमी से आदमी को लड़ने से रोक सके, ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारे विचार हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है इस काव्यांश में। तो देखिए क्या है, आदमी ने शेर को पिंजरे में बंद क्यों किया? डर कर, अपनी सुरक्षा के लिए, हिंसक प्रकृति के कारण, या शिकार रोकने के लिए। तो क्यों किया मनुष्य ने ऐसा? वो था हिंसक प्रकृति के कारण, क्योंकि जो शेर है वो हिंसक प्रकृति का है। तो हमने क्या किया? हमने अपना जो है प्रभुत्व दिखाने के लिए कि हम इतने हिंसक प्रवृत्ति के जानवर को भी पिंजरे में कैद कर सकते हैं। सांप के विष के दांत क्यों तोड़े गए? उसके द्वारा डसे जाने की वजह से, जहर के डर से, डर खत्म हो गया, या जहर दांत में होता है। तो क्यों तोड़ा गया? उसका कारण था जहर के डर से, कि भाई अगर हमने उसके दांत नहीं तोड़े तो वो हमें काट लेगा और हम मर जाएंगे, इसलिए हमने उसके जहर के दांत को तोड़ दिया। पशुओं से भी अधिक हिंसक कौन है? पक्षी, बम प्रकृति या आदमी? तो पशुओं से भी हिंसक कौन है? वो है आदमी, क्योंकि आदमी से बड़ा हिंसक कोई नहीं है। उसकी जो पशु पक्षी होते हैं उनकी हिंसक प्रवृत्ति होने की भी अपनी एक लिमिट होती है, मगर आदमी अपनी सोच के कारण इतना ज्यादा हिंसक है जिसको हम सोच नहीं सकते। आदमी के द्वारा सभी कुछ किए जाने पर भी क्या शेष रह गया? आदमी को पढ़ाना, आदमी को चांद पर भेजना, आदमी का आदमी से लड़ना रोकना, या आदमी को मदद करना। तो क्या शेष रह गया? वो था आपका आदमी को आदमी से लड़ना रोकना। मतलब हम ये नहीं कर पाए, आदमी को आदमी के लड़ने से रोक नहीं पाए। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक है, क्या है उपयुक्त शीर्षक? हिंसा, मानव प्रेम, मानव प्रवृत्ति, या बेचारे पशु। तो यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक अगर हम देंगे तो वो है मानव प्रवृत्ति। आदमी की क्या आदत है, क्या चीजें जो करती हैं। तो यहाँ मनुष्य प्रवृत्ति के बारे में ही हमने बात करी है। अब आ जाते हैं अथवा करके हमारे पास दूसरा जो काव्यांश है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है,
सुख स्वर्ग सा जहां वह देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। तो यहाँ भारत के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी, कैसी भू स्थलीय इसकी जो अवस्था है, ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंगने सजे वह देश कौन सा है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून्न प्यारे, दिन रात हंस रहे वह देश कौन सा है। तो देश कौन सा है? देश है हिंदुस्तान, भारत। तो क्या है? समुद्र जिस देश के चरणों को धो रहा है वह है भारतवर्ष, जाहिर सी बात है। फिर आते हैं नेक्स्ट, भारत के माथे पर मुकुट के रूप में सजा हुआ है, क्या है वो है हिमालय। हिमालय में मुकुट के रूप में सजा हुआ है ना, सर के ऊपर। फिर आते भारत के अंगने में सजने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, क्या बताई गई हैं? कड़वी बेलें फल, प्लास्टिक के खिलौने, नकली फल बर्तन, रसीले फल कंद मेवे, चांदी के आभूषण या रत्न। तो वो क्या है आपके? वो है रसीले फल कंद और मेवे। नाज शब्द इस कविता में किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? नाज, नखरा, अनाज, फल या शाक। तो यहाँ नाज जो वो प्रयुक्त किया गया है वह अनाज के रूप में प्रयुक्त किया गया कि यहाँ पर अनाज बहुत ही अच्छा होता है। अब आते हैं, भारत के किस रूप का वर्णन यहाँ किया गया है? प्राकृतिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप या आर्थिक स्वरूप। तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक स्वरूप की बात यहाँ पर करी गई है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6, ये 4 प्रश्न जो हैं वो हमारे व्याकरण आधारित रहेंगे। व्याकरण के जो हमारे 4 टॉपिक है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार और वाक्य, इन पे आधारित हमारे ये 4 प्रश्न रहेंगे। तो पहला जो आ रहा है वो है हमारा उपसर्ग प्रत्यय आधारित प्रश्न है। इनमें यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1 मार्क्स ईच प्रश्न को आपको मिलेगा। यहाँ क्या दिया है? संवेदना शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है संवेदना। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सम शब्द जो है वो हमारा उपसर्ग है, सम प्लस वेदना। नेक्स्ट आते हैं, सु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? स्वागत, सुआ, स्वमेव या स्वाद। तो यहां से जाहिर सी बात है सु शब्द से बना है सु प्लस आगत, यानी कि आपका क्या हुआ? स्वागत। सुहावना में प्रत्यय है सुहावना। तो यहां पर क्या हो रहा है? ना, वना, आवना या अना। तो यहां पर सुहावना में जो प्रत्यय है वो है आवना। सुह शब्द जो है वो मूल शब्द है, आवना हमारा प्रत्यय होगा। फिर आते हैं, नी प्रत्यय से निर्मित शब्द है ओढ़नी, देनी, चीनी या लेनी। तो ओढ़नी, ओढ़ और नी, ये हमारा बना हुआ है नी शब्द से। पुजारी में प्रत्यय है पूजा प्लस आरी। तो यहां पर अगर सही प्रत्यय हमारा है तो वो होगा आपका आरी, पूजा प्लस आरी, पुजारी। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 में। यहां पर समास आधारित 5 प्रश्न रखे गए हैं। 5 में से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने। 4 मार्क्स ईच, मतलब 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच रहेगा। पहला प्रश्न है, पाठशाला का विग्रह कर समास का नाम बताइए। पाठशाला, तो यहां पर है जो आएगा वो है आपका पाठ के लिए शाला, यानी कि तत्पुरुष समास। तो क्योंकि के लिए जो है वो हमारा कारक है, तो इसलिए हमारा तत्पुरुष, कारक आधारित हमारे समास होते हैं तत्पुरुष समास। अब इसमें के लिए जो है कारक, कौन सा कारक है? वो है संप्रदान कारक। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है ये। फिर है, पंचानन का विग्रह कर समास का नाम बताइए। पंचानन, पंच है जो आनन, तो यहाँ पर 5 हैं जो आनन। तो यहाँ पर 5, पहला शब्द हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? पंच। तो यहाँ पर 5 आनन जो आ रहा है वो बहुव्रीहि होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पर क्यों है, क्यों 5 शब्द से तो आप सीधे निकाल लोगे, क्या हो जाएगा सीधे? वो तो आपका हो गया पंच, मतलब हो गया 5, आपका द्विगु समास निकालोगे। लेकिन यहाँ 5 आनन हैं जिसके, 5 आनन अर्थात 5 मुख हैं जिसके, तो उसके लिए जब हम निकालते हैं पंचानन तो वो हमारा हो जाता है बहुव्रीहि समास के लिए।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आते हैं नीलकंठ। यहां पर एक जो है हमारा क्या दिया गया है, एक है नील और दूसरा है कंठ। तो कंठ हमारा क्या है, वो है विशेष और उसकी विशेषता बता रहा है वो नीला है यानी कि नील। तो विशेषण और विशेष्य वाला समास हमारा कौन सा होता है, कर्मधारय समास। तो यहां इसका विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीलकंठ। तो यहां पर जो आपको ध्यान रखना, नीला है कंठ जिसका, और तो आपने सीधे निकाल लिया कि कर्मधारय समास है, लेकिन नीलकंठ तो पूरे विश्व में एक ही है। तो यहां तो विशेषण विशेष है, लेकिन यहां पर ये जो इशारा कर रहा है वो किसी तीसरे पद की तरफ कर रहा है, अर्थात शिव। तो यहां पर का नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, वो हुआ बहुव्रीहि समास, हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं तुलसी कृत का विग्रह कर समास का नाम बताइए। तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा रचित, ठीक है, तो तुलसी द्वारा कृतित यानी कि ये हो जाएगा सीधे सीधे हमारा तत्पुरुष समास। पांचवा है खट्टा मीठा का विग्रह कर समास का नाम बताइए। खट्टा मीठा अपोजिट है ये वर्ड, विलोम है, तो विलोम शब्दों के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, खट्टा और मीठा, और ये हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। तो सही होगा हमारा खट्टा और मीठा द्वंद्व समास। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहां हमारे पास वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं। ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का यानी कि 1 मार्क्स ईच। क्या है, यहां शोर मत करो, अर्थ के आधार पर वाक्यों का यहां पर आपको शोर करने के लिए मना किया जा रहा है। तो यहां मना करने से ये नहीं होगा कि ये निषेधवाचक वाक्य, यहां पर आपको आज्ञा दी जा रही है यहां शोर मत करो, ठीक है ना। तो यहां सीधे आपको जो है दिया जा रहा है आज्ञा की नहीं करना है, तो ये सीधे से क्या हुआ हमारा आज्ञावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट आते हैं भगवान करे तुम्हारी दीपावली शुभ हो, अर्थ के आधार पर वाक्य होगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हारा ऐसा हो काम, तो ये सीधे सीधे हो गया इच्छावाचक वाक्य। आज धूप निकली है, संकेतवाचक वाक्य में बदलना है इसे। तो आप देख रहे हैं आज धूप निकली है, ये एक विधानवाचक वाक्य है, इसे संकेत में बदलना। देखिए क्या, काश आज धूप निकले, आज धूप अवश्य निकले, आज धूप नहीं निकलेगी, आज धूप निकली तो कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य में अगर हमने बदला तो सीधे हो गया हमारा घा। आज धूप निकली तो कपड़े सूख जाएंगे। अब आप बोलोगे कि कपड़े सूख जाएंगे, तो संकेतवाचक के लिए हमें एक क्रिया से दूसरी क्रिया में डिपेंड करना पड़ता है। यहाँ एक क्रिया तो दी है, तो जाहिर सी बात है जब हम संकेतवाचक में बनाएंगे तो हमें दूसरी क्रिया उससे संबंधित देनी पड़ेगी। अगर वाक्य में नहीं दी है तो हमें ऐड करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं तुमने कमाल कर दिया, विस्मयवाचक वाक्य में बदलिए। अब विस्मयवाचक वाक्य में क्या है, अरे वाह जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, आहा अरे वाह तुमने कमाल कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा, देखो अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं खाली एक ही वाक्य हमारा विस्मयवाचक वाक्य में है, तो वो हमारा रहेगा का। नेक्स्ट आते हैं शायद मीरा गाना गाएगी, अर्थ के आधार पर। अब शायद हमें कंफर्म नहीं है, तो जहां पर हम कंफर्म नहीं होते वहां पर हमेशा क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। तो सही ऑप्शन हमारा संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर अलंकार आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, तो यहाँ पर 1 मार्क्स ईच हमारा रहेगा। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, शशि मुख यानी मुख कैसा है, शशि अर्थात चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच एकदम निकटता ला दी गई है, समानता के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे क्या होगा आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट है वह शर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयदत्त का सर इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो अब यहाँ उन्होंने बोला अर्जुन के बाण गांडीव, उनके अर्थ गांडीव उनके धनुष का नाम था ना, तो गांडीव से जैसे ही बाण अलग हुआ और इधर जो है जयदत्त का जो है वो धड़ गिर गया, सर गिर गया। तो बाण लगेगा तभी तो गिरेगा, बाण छूटा नहीं कि सिर गिर गया। तो यहाँ पर बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, बांध में अंधड़ आवे चला।
तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको पहले भी मैंने बताया है, जहाँ पर सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द होते हैं वहाँ हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो नभमंडल छाया, नभमंडल छाया, हाँ, मरुस्थल सा बांध में अंधड़ावा, जैसे कैसे, जैसे ऐसे छाया हुआ, जैसे जो है मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान में है जो अंधड़ आ जाता है, इसलिए नभ में इस तरीके से बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं पीतर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल पात से, यानी कि जो पीपल के पत्ते के समान जो है वो मन डोल रहा है। तो समानता जहां दिखाई जाती है वहां हमेशा क्या होता है, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार के जो पहचान होती है सा, सी, से, सम, सरिस, देखिए यहां पर सरिस शब्द आया हुआ है। चारु चंद्र की चंचल किरणें में यहाँ पर कौन सा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर सभी शब्दों की शुरुआत चा वर्ण से हो रही है। तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है, हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। तो चा वर्ण यहाँ कई बार इस्तेमाल किया गया, चारु, चंद्र, चंचल, तो इसलिए यहां पर क्या होगा आपका अनुप्रास अलंकार। अब हम आ जाते हैं खंड आ के ही 7वें प्रश्न पर। यहां पर हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की बुक का जो गद्य खंड है उसमें जितने गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से कोई एक गद्यांश यहाँ रखा जाएगा, उसको हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो क्या दिया गया है, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, इस पे आधारित 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न के उत्तर देंगे, 5 मार्क्स का ही है। फोटो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तो ये चैप्टर जो लिया गया है वो है प्रेमचंद के फटे जूते, और यहाँ इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो इन्होंने बताया कि जब उन्होंने फोटो देखी तो उनको समझ में आया कि अरे भाई तुम्हारे पास जूते नहीं थे तो दूसरे ही जूते ले लेते, इन फटे जूतों में जाने की क्या जरूरत थी, जैसे कई बात उन्होंने बताई है। अब इस पे आधारित पहला प्रश्न है, किसके फोटो खिंचाने के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है प्रेमचंद जी के बारे में बात की गई है, तो प्रेमचंद जी लगा देंगे। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार फोटो खिंचाने का आग्रह किसने किससे किया। तो यहाँ पर फोटो खिंचाने का जो आग्रह है वो प्रेमचंद जी की पत्नी ने किया, बताया गया है। नेक्स्ट, लेखक ने ट्रेजेडी किसे कहा है, किसी आदमी के पास कपड़े ना हो, किसी आदमी के पास जूते ना हो, किसी आदमी के पास इत्र ना हो। तो यहाँ जाहिर सी बात है किसके बारे में बात की, जिस किसी आदमी के पास जूते ना हो। फिर आते हैं, प्रेमचंद की फोटो देखकर लेखक का अंतर्मन क्या करने को करता है। तो जाहिर सी उन्होंने अंतर्मन क्या था, वो रोने को करता है, रो देना चाहता हूं, ये चीज कही थी उन्होंने। लेखक को कैसे पता चलता है कि प्रेमचंद के जूते फटे हुए हैं, तो उन्होंने फोटो देखी थी, उससे उनको पता चला था। तो क्या हुआ, प्रेमचंद की फोटो देखकर उन्हें ये बात पता चलती है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में हमारे गद्य खंड पर आधारित जितने भी पाठ हैं उसमें से 2 प्रश्न रखे गए हैं, दोनों ही प्रश्न हमें करने क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान से लेखक के हौसले पस्त होने का क्या कारण था। जो उनकी मुस्कान थी, एक तो उनके जूते फटे तब भी उनकी मुस्कान थी, इसका क्या कारण था। तो क्या था, वे सीधे साधे थे, लगता था मानो लेखक का ही मजाक उड़ा रहे हों, वे गरीबों पर व्यंग करते थे, वबा आडंबर करते थे। तो क्या था, वो उनकी व्यंग देखकर क्यों उनके क्या कहते हैं हौसले पस्त हो रहे थे, कारण था लगता था मानो लेखक का ही मजाक उड़ा रहे हो, अर्थात हरिशंकर परसाई जी का ही मजाक उड़ा रहे हैं प्रेमचंद जी, उनकी मुस्कान देखकर ऐसे लगता था, इसलिए उनके हौसले पस्त होने लगे थे। मेरी जनता के लेखक
से क्या तात्पर्य है? तो क्या है? जनता की सेवा करने वाले, समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी रचना में स्थान देना, उच्च वर्ग की उपेक्षा करने से, जनता के बीच में रहने वाले लेखक से। तो यहाँ पर मेरी जनता के लेखक से तात्पर्य है समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी रचना में स्थान देना। यानी कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ संपन्न वर्ग को दे रहे हैं, हम निर्धन वर्ग को, मध्यम वर्ग को, शोषण वर्ग को, शोषित वर्ग को, सभी को हमने स्थान दिया हुआ है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, जहां पर हमारे काव्य खंड के जितने ही पाठ हैं उनमें से एक काव्यांश की पंक्ति यहाँ रखी जाएगी, उन्हें हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। 1 मार्क्स ईच रहेगा, सभी प्रश्न हमें करने हैं। तो क्या है देखिए, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका कोकिला बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो ये कैदी कोकिला से लिया गया है कि किस प्रकार से जो है कोकिला के गाने पर जो है हमारे कवि ने ये पूरी कविता लिख दी थी और किस तरीके से यहाँ पर उनको बताया गया कि तुम्हें कितनी आज़ादी है और मुझे कितनी तकलीफ है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर जला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली, तुम क्यों इतनी रात में चीख रही हो, ये बात उन्होंने बोली है। अब इस पे पहला प्रश्न हमारे सामने है, कवि को कारागृह में किन लोगों के बीच रहना है? तो उन्होंने सीधे क्या बोला था, यहाँ पर चोर और बटमारों डाकुओं के जो है साथ उनको रहना पड़ रहा था। नेक्स्ट है, कवि पर कौन शुद्ध है? कोयल, तकदीर, प्रकृति या शासन? तो उन पे कौन शुद्ध है? वो है आप प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के कारण ही क्या है, एक तो वो यहाँ पर बंद है, ऊपर से जो है वो इतनी रात गए। कोयल गीत गा रही है, कोयल गीत क्यों गा रही है? वो क्या कारण है? वो कवि के कहने पर अपने मन के लिए, अंग्रेजी शासन के लिए, कैदियों के अत्याचारों को देखकर। तो वो जो गा रही है वो है कैदियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर वो गीत गा रही है आधी रात को। कारागृह में कष्ट सहते हुए कवि के मन में क्या ख्याल आया? वहां से भाग जाने का, मरने का, रोने का या गुस्सा व्यक्त करने का? तो क्या ख्याल आया था? वो था मरने का। मरने का है लेकिन वो लोग मरने भी नहीं देते हैं, है ना। किसे तम के प्रभाव के समान बताया गया है? तम का प्रभाव किसमें बताया गया है? वो है आपका ब्रिटिश शासन को तम का प्रभाव बताया गया है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। यहां पर हमारे काव्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों ही प्रश्न हमको यहां पर करने हैं। तो देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न है, कोयल द्रवित क्यों हो गई? क्यों हो गई भाई? जेल की अव्यवस्था को देखकर, स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाए जाने वाले अत्याचारों को देखकर, कवि की अव्यवस्था देखकर, अंग्रेजी शासन को देखकर। तो वो क्यों द्रवित हुई थी? उसका कारण था स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाए जाने वाले अत्याचारों को देखकर, कि जो स्वतंत्रता सेनानियों पर जो अत्याचार ढाए जा रहे थे ना, उसी से देखकर वो बहुत दुखित हो गई और इसीलिए आधी रात को वो चिल्ला रही थी, यानी कि गीत गा रही थी। किनकी करनी को काली कहा गया है? इंसानों की, पशुओं की, अंग्रेजी सरकार की या प्राणियों की? तो यहाँ पर तम का प्रभाव, तम यानी कि अंधेरा, अंधकार का शासन किसको बोला गया? ब्रिटिश शासन को। तो उनकी करनी भी काली ही होगी। तो किनकी करनी हुई? अर्थात अंग्रेज सरकार की जो करनी है वो काली है। तो ये यहाँ पर इस प्रश्न के साथ हमारा खंड आ खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं खंड बा पे। खंड बा पे हमारा टोटल वर्णनात्मक प्रश्न है। हमें सारे ही प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो डिटेल में देने हैं। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, ठीक है, क्षितिज भाग 1 की, और उसमें है हमारा गद्य खंड। तो अब जितने भी प्रश्न आएंगे, जो मतलब जैसे बा में हमारा जितना भी सब्जेक्टिव है, तो हमारी तीनों बुक से ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्षितिज बुक का गद्य खंड का आ रहा है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। मैं आपसे हमेशा कहती आ रही हूँ कि वर्ड लिमिट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर दिया है ना 25 से 30 शब्द, तो बहुत सावधानी से आपको कोशिश करनी है कि 25 से ऊपर ही रहे आपका, 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और आप 30-32 तक कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सोचो कि 40-45 कर दें, तो ये गलती नहीं करना।
तो यहाँ पर अब आपके सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न हमारा है यहाँ पर 2 मार्क्स का, तो टोटल हमारा प्रश्न संख्या 11 कितनी हो गई, 6 मार्क्स का। चलिए शुरू करें। पहला है, दढ़ियल व्यक्ति को देखकर किस अंतर्ज्ञान से दोनों बैलों के दिल कांप गए। अब दढ़ियल व्यक्ति कौन था, जो उनको खरीदने के लिए आया था, क्योंकि कसाई खाने से अगर किसी को लेके जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है मार के और उसका चमड़ी उधेड़ लेंगे। तो इस चीज़ से जो है ये दोनों बैल कांप गए थे। देखिए क्या, दढ़ियल व्यक्ति को देखकर अपने अंतर्ज्ञान से दोनों बैलों के दिल कांप गए। वे समझ गए कि वह कसाई है, उन्हें खरीद कर उनकी चमड़ी बेचने के उद्देश्य से उन्हें टटोल रहा है, वह उन्हें काटने के लिए ले जा रहा है। तो ये बात उन दोनों बैलों को भी पता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा था जहां उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। तो वो कौन सा था, डांडे। डांडे जो है एकदम सुनसान इलाका था, तो वहां पे उनके पकड़े जाने का डर बिल्कुल भी नहीं था। देखिए क्या है, तिब्बत में डांडे डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहां ऊंचाइयों के कारण मीलों तक आबादी नहीं है और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। मतलब देखिए क्या होता है, ऐसे घुमावदार होता है ना, तो जब घुमावदार होता है तो इधर कौन व्यक्ति है ये इधर वाले को दिखाई नहीं देगा। तो इस कारण से लूटपाट करके तुरंत ही पहाड़ों में गायब हो जाना बहुत ही आसान काम होता था। यहाँ कानून का प्रभाव भी नगण्य है, यानी कि जब भाई इतनी आबादी नहीं है तो कानून वाले यानी कि पुलिस वगैरह भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि पुलिस नहीं है अतः डाकुओं को कोई डर नहीं है। इसलिए डांडे सबसे सुरक्षित स्थान था, किसके लिए, डाकुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है का आशय सप्रसंग स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद के फटे जूते कि उन्होंने बताया कि गंदे से गंदा आदमी भी है तो वो जो है वो सुगंध देता है। क्यों, इसका कहने का आशय है कि कोई भी व्यक्ति को जब फोटो खिंचाता है तो अपने आप को बड़ा टिप टॉप कर लेता है ना। और कहते हैं ना फोटो में इत्र लगा के जाते हैं, भाई इत्र माना कि फोटो में नहीं सुगंध देता है फोटो खिंच जाने के बाद, लेकिन यहाँ इस बात से तात्पर्य था कि लोग जो है बड़े बन सवर के जो है अपनी फोटो खिंचवाते हैं। तो क्या है, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। इसका आशय यह है कि फोटो में गंदे से गंदे आदमी की छवि भी सुंदर बनाकर पेश की जाती है। सौंदर्य प्रसाधनों से गंदगी छिपाने का प्रयत्न करते हैं। गंदे आदमी बुराई छिपाकर छवि अच्छी बनाए रखना चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्तित्व हो तो व्यक्तित्व तो ऐसे भी निकल के नहीं आना, आप जो है मेकअप के ज़रिए उन सारी जो ऐसे फिजिकल जो गंदगी होगी उसे आप मेकअप के ज़रिए छिपा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि गंदे से गंदे आदमी भी जो है वो खुशबू देते हैं, अर्थात उनकी गंदगी को जो है मेकअप के माध्यम से छुपा दिया जाता है। सांवले सपनों की याद पाठ के नायक सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर कैसे उभरे थे। देखिए कारण ये है कि वो एक जगह सीमित नहीं रहे। अब देखिए टापू क्या होता है, बहुत सारा समुद्र होता है तो वो बीच में छोटा सा निकल के सामने आता है। तो वहाँ क्या है, जो छोटा सा निकल के आता है उसके पास जानकारियाँ कम रहती हैं, वो एक दायरे में सीमित रहता है। मगर सालिम अली ने क्या किया, वो एक जगह थम के नहीं रहे। उन्होंने बताया ना कि वो टूर्स करते रहते थे, है ना। तो वो टूर करने के माध्यम से उनके पास जानकारी का अथाह सागर था, इसीलिए उन्हें सागर की उपमा दी गई है। सालिम अली किसी विशेष सीमा में सीमित न रहकर पक्षियों की नित नई खोजों के द्वारा जानकारियां एकत्र करते रहे जो अथाह थी। वे अद्भुत पक्षी विज्ञानी थे। इस प्रकार वे टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। मतलब सीमित नहीं रखा उन्होंने अपना ज्ञान, हमेशा वो अपने ज्ञान को बढ़ाते गए, इसलिए बहुत सारा ज्ञान था उनके पास में। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट है काव्य खंड। ठीक है, अभी हमने गद्य खंड के क्वेश्चंस देखे, 4 क्वेश्चन से 3 हमने किए। अब उसी तरीके से काव्य खंड में भी हमको क्या करने हैं, 3 प्रश्न करने हैं 25 से 30 शब्दों में। 2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। तो चलिए देखिए चारों प्रश्न क्या हैं। आपको तो 3 करने, लेकिन हम तो चारों बताएंगे। देखिए, ना खाकर बनेगा अहंकारी कहकर किस तथ्य की ओर संकेत किया गया है। क्या है, खाएगा तो बनेगा उपभोगी और ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ पर ना खाकर जो अहंकारी बनेगा इसका तात्पर्य आपको बताना है। मानव ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बाह्याडंबर रचते हैं, अर्थात हम ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ, अगरबत्ती, माला फेरना, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, ये सभी क्या है, ये बाह्य आडंबर है। हम यहाँ पर सभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये सभी आडंबर करते हैं।
इंद्रिय निग्रह, व्रत, संयम आदि से मन में त्यागी होने का अहंकार आ जाता है। तो फिर क्या होता है, जब हम ये बाह्य आडंबर करते हैं कि हाँ भाई हम नियमित पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, हम ईश्वर को इतना मानते हैं, हम ये मंदिर जाते हैं, इस दिन ये करते हैं, तो ये हमारे अंदर क्या है, अहंकार को पैदा कर देता है कि बाकी लोग नहीं करते, हम करते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, अहंकारी आ जाता है। तो वही कहा है, ना खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात तुम जो है ये तामसिक चीज़ों का उपभोग नहीं करोगे, लेकिन जब नहीं करोगे तो सात्विक जो चीज़ें करोगे उसके कारण भी तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। कवि रसखान का ब्रज के वन बाग तडाग को निहारने के पीछे क्या कारण है, स्पष्ट करिए। अब रसखान श्री कृष्ण जी के अनन्य उपासक थे। अब वो क्या कहते हैं कि जब भी हमारा जन्म हो दोबारा तो इसी जगह पर हो, हम क्या कहते हैं, गाय हों तो हम नंद जी की गायें बने, हम अगर पेड़ पक्षी हों तो हम क्या कहते हैं यहीं कदम्ब के पेड़ पर विचरण करें, बोलते हैं ना, वो पत्थर हो तो उसी क्या कहते हैं गोवर्धन पर्वत पर ही हम रहे जिसे श्री कृष्ण ने उठाया था। तो वो क्या कह रहे हैं, जन्म हमारा जब भी हो तो हम इसी जगह पर रहें। अब वही कहते हैं कि जब मेरी आंखें भी हों तो मैं बस यहाँ जो है ब्रज की ही सारी चीज़ों को निहारना चाहते हैं। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि वो श्री कृष्ण में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनके अनन्य भक्त हैं और अपनी भक्ति को दिखाने का वो यही तरीका अपनाते हैं। तो क्या है, ब्रज के वन बाग तटाक से श्री कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी हैं, इसीलिए रसखान उन्हें निहारना चाहते हैं। इसे रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अतः प्रेम प्रकट होता है कि वो किस तरीके से अपनी भक्ति और प्रेम इन दोनों के माध्यम से जो है बता रहे हैं कि मैं वहाँ के तालाब, बाग, वन ही देखना चाहता हूँ। तीसरा है, बच्चों को किस प्रकार की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ के आलोक में लिखिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ में हमने ये देखा कि बच्चों को ना जो है विद्यालय नसीब हो रहा है, ना खिलौने हैं, ना किताबें हैं, ना खेल का मैदान है, कुछ नहीं है, बस क्या है वो काम करने के लिए मजबूर हैं। वो भी सुबह की इतनी ठंडी जब कोहरा छाया हुआ है तो वो सभी काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पाठ के आधार पर बताना है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, जैसे उनको खेल का मैदान होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए। ये सभी चीज़ें एक छोटे से बच्चे के बचपन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। बच्चों को काम पर भेजना उनके साथ घोर अन्याय है। बचपन भविष्य की नींव होती है, इस पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। जिस समाज में बच्चों के विकास को कुचला जाता है वह समाज अन्यायी तथा अविकसित है तथा पिछड़ेपन का जीता जागता उदाहरण है, जो किसी बड़े हादसे के समान है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी समाज का विकसित होने के लिए उन्हें पढ़ना, लिखना, खेलना, यानी बच्चे का डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो अगर बच्चा डेवलप नहीं करेगा तो कहाँ होगा, समाज भी कहीं ना कहीं पिछड़ता चला जाएगा। तो ये डेवलपमेंट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो चीज़ें मैंने बताई वो भी आप लिख के यहाँ ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। गोपी सारे स्वांग अर्थात क्रियाकलाप श्री कृष्ण के अनुरूप ही करने को तैयार हैं, पर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वे परहेज करती हैं और क्यों? तो देखिए, वो सारा स्वांग रचती हैं। क्या करती हैं? पीताम्बर वस्त्र धारण करती हैं, वो क्या कहते हैं श्री कृष्ण की तरह मोरपंख लगाती हैं, बैजंती माला पहनती हैं, सब कुछ करती हैं, मुकुट धारण करती हैं, सब करती हैं, लेकिन वो उनकी मुरली को हाथ नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि मुरली हमेशा श्री कृष्ण के पास रहती है और गोपियों से उन श्री कृष्ण को बात नहीं करने देती, हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। तो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको एक सौत के समान मानती है, इसलिए सारा स्वांग रचती हैं, लेकिन उनकी मुरली को जो है वो नहीं लेना चाहती हैं। गोपियाँ अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के सारे क्रियाकलाप करने को तैयार हैं, किंतु वह अपने अधरों पर मुरली नहीं रखेंगी। इससे उसे परहेज है, क्योंकि मुरली के प्रति उसे सौतिया ढा अतः उसे अपने होठों पर वह धारण नहीं करेंगी। तो जो सौत होने का जो भाव होता है वो है उस मुरली के साथ, इसलिए वो उसको अपने होठों पर लगाने से मना कर देती हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 1 से जो है यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी 50 से 60 शब्दों में।
तो ध्यान रखिएगा वर्ड लिमिट। अभी तक हम 25 से 30 कर रहे थे, अब 50 से 60 कर रहे हैं। तो कृतिका के जब भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे हमेशा दीर्घ उत्तरीय ही पूछे जाते हैं। तो हमेशा जब भी इसका आप प्रिपरेशन करो तो ध्यान रखना 60 टू 80 वर्ड्स के अब भी आपको इसको रेडी करना है, ठीक है। कोई इतना आप रेडी करोगे तो जाहिर सी बात है लिखते समय थोड़ा ना थोड़ा जो है आपसे कम हो जाएगा। तो जितना भी आपकी वर्ड लिमिट होती है हमेशा उससे ज़्यादा आप याद करने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा रहेगा 4 मार्क्स का, यानी कि 2 प्रश्न हम करेंगे तो हो जाएगा 8 मार्क्स का। पहला प्रश्न है, कहा जाता है महिलाएं शक्तिशाली होंगी तो समाज भी शक्तिशाली बनेगा। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी ओर से सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो समाज के सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समाज में महिलाओं की स्थिति को दृढ़ करने के लिए सबसे पहले उनका शिक्षित होना अनिवार्य है। उसके बाद समाज को जागरूक किया जा सकता है कि अपनी आत्मरक्षा के उपाय खुद करने हैं। ऐसी हिम्मत व साहस की भावना भरकर उनका आत्मबल बढ़ाया जा सकता है। लिंग भेद को समाप्त करके भी महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा ही नहीं, समाज की सोच का भी बदलना जरूरी है। जब समाज बदलेगा तभी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। दूसरा प्रश्न है, एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। भाई गोपाल प्रसाद कौन थे? शंकर के पिताजी, रीढ़ की हड्डी से, एकांकी से। तो अब उनकी जो चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो हमें निकाल के रखनी है। तो इसे आप यहाँ पर पॉइंट्स में भी दे सकते हो, पैराग्राफ में भी दे सकते हो, हेडिंग्स में भी दे सकते हो। तीनों ही तरीके से आप यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और शिक्षा के प्रति दोहरे मापदंड रखते हैं। क्यों दोहरे रखते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए और लड़कों को जो है ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें घर चलाना है। लड़कियां तो क्या है, वो घर के अंदर काम करेंगी तो उनका पढ़ना लिखना, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ लेंगी तो फिर वो घर के अंदर टिक कर नहीं रहेंगे, उनको दबाना, उनके ऊपर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। वे शादी को भी बिजनेस मानते हैं। वे पुरुष प्रधान समाज के पक्षधर दिखाई देते हैं। वे लड़कों की उच्च शिक्षा के पक्षधर हैं पर लड़कियों की उच्च शिक्षा के नहीं हैं। उनके लिए समाज में स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे अत्यंत लालची और रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति हैं। तो जो जो विशेषताएं थी हमने सभी यहाँ बता दी। विशेषताओं का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ बतानी है, जो उनकी जो बुरी आदतें हैं उनको भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उनके बुरे विचार हैं जो समाज से मेल नहीं खाते हैं, रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं, उनको भी आप यहाँ दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पान की दुकान पर एकत्रित लोग बाढ़ के संबंध में तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर लेखक ने वहां से हट जाने में ही अपनी भलाई समझी। इस जल प्रलय में से क्वेश्चन लिया है कि पान की दुकान पर सभी वहां पर खड़े थे, चर्चा हो रही थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ, ये सारी चीजें, लेकिन हमारे लेखक वहां ज्यादा देर खड़े नहीं होते, वो तुरंत ही वहां से हट जाते हैं। तो क्या है, शहर में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका से पान वाले की दुकान पर लोग एकत्र हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। लोग आम दिनों की तरह ही हंस बोल रहे थे, पर लेखक और उसका मित्र बाढ़ की अनहोनी से आतंकित थे। वे चाहकर भी प्रसन्न नहीं दिख रहे थे। लोगों के बीच इन दोनों की सूरतें ही मुहर्रमी लग रही थी। इसकी बुजदिली पर लोग उपहास ना उड़ाएं, इसीलिए दोनों ने वहां से हट जाने में ही अपनी भलाई समझी कि ठीक है भैया, ऐसा ना हो कि बाद में हंसी मजाक हो, तो हम पहले ही यहाँ से हट जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 14 से लेकर 17 तक, 14, 15, 16, 17। ये 4 प्रश्न जो आएंगे अब हमारे पास हमारे लेखन कार्य से संबंधित रहेंगे। लेखन कार्य में हमारा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद, लघु कथा लेखन, ईमेल और सूचना लेखन, ये सभी कुछ आएगा। सभी के साथ विकल्प मौजूद है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 14 में हमें क्या करना है, अनुच्छेद दिए गए हैं। 3 अनुच्छेद प्रस्तुत है जिसमें से हमें सिर्फ एक अनुच्छेद करना है, वो भी करना है कितना, 120 शब्दों के अंतर्गत करना है। तो जैसे हमने बताया, शब्दों को बहुत ध्यान से रखना है। यहाँ पर ये एक अनुच्छेद होगा हमारा 6 मार्क्स का। अब जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 में आप जो भी ऑप्ट करोगे, इनमें शीर्षक के अंदर 3 संकेत बिंदु, हर 3 क्या, किसी में 2 या किसी में 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। इसे ऐसे हेडिंग कहीं पे भी अंदर आपको मेंशन नहीं करना, पहली आप चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा, अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो इन 3 बिंदुओं के आधार पर ही लिखेंगे, इससे अलग हटकर आपको कहीं कुछ नहीं लिखना है। संकेत बिंदु का मतलब ये होता है कि आप अनुच्छेद के अंदर जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं बस इनके अंतर्गत ही आपको लिखना है।
तो अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आतंकवाद के दुष्परिणाम, यहाँ पर पहला जो संकेत बिंदु दिया है वो है आतंक के प्रसार के कारण आतंक आखिर क्यों फैल रहा है, भारत और विश्व में आतंकवाद, भारत में आतंकवाद कैसा है और पूरे विश्व में आतंकवाद किस तरीके से है, और निदान के उपाय, इनसे हम कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इस आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। ये 3 पॉइंट पे ही आपको यहाँ पर ये पूरा लिखना है। टॉपिक है आतंकवाद के दुष्परिणाम, तो जो भी आप टॉपिक ऑप्ट करेंगे उसे मिडिल टॉप हेडिंग में दे देंगे और देने के साथ फिर शुरू कर देंगे। तो जैसे हमने मिडिल टॉप हेडिंग दिया आतंकवाद के दुष्परिणाम, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखिए क्या है, जब कुछ लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए आतंकी गतिविधियों का सहारा लेते हैं तब उसे आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद भय उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का उन्माद तो है ही, साथ ही दूसरों की बर्बादी का प्रयास भी है। पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, पोषक है, वहीं से यह आतंकवाद विकसित होता है। ये लोग हिंसक होते हैं। आज़ादी के बाद देश में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा का प्रचार प्रसार किया गया है। आज हमारा देश ही नहीं वरन सारा विश्व आतंकवाद की छाया में सांस ले रहा है। असम के बोडो आतंकवादी अनेक बार हिंसक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियां जोरों पर हैं। 13 दिसंबर 2001 में भारत के संसद भवन पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी हमला हुआ। इस तरह पूरा संसार आतंकवाद की चपेट में है। किस तरीके से आतंकवाद चारों तरफ है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम सरकार को अपनी गुप्तचर एजेंसियों का सशक्त और विशेष सक्रिय बनाना होगा। अगर हम निदान पाना चाहते हैं तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हें हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाएं और बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को लें ताकि वो इन सभी गतिविधियों पर ध्यान रख सकें और होने से पहले ही इनको ख़त्म किया जा सके। सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों व हथियारों के आने पर कड़ी चौकसी रखनी होगी। लोगों को गुमराह होने से रोकना होगा व विश्वास की भावना जगानी होगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलकर प्रयास करने होंगे। संविधान के तहत पारस्परिक विचार विमर्श से सिखों, कश्मीरियों और असमियों की मांगों का न्यायोचित समाधान भी ढूंढना होगा। तो ये सभी निदान हैं जो हम कोशिश कर सकते हैं ताकि इन सारी चीज़ों से हम निदान पा सकें। अब हमें पास दूसरा ऑप्शन है जो अनुच्छेद का है, वो है ट्रैफिक जाम। हम सभी कभी ना कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से इस चीज़ से अवेयर हैं कि क्या होता है ट्रैफिक जाम, लेकिन ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से लिख दें। यहाँ पर हमें लिखना क्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या का आधार आखिर क्यों होता है ये, दूसरा लोगों की जल्दबाजी, और तीसरा है सुधार के उपाय। तो ये 3 पॉइंट्स पे ही हमें ये अनुच्छेद लिखना है। तो मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे ट्रैफिक जाम। फिर उसके बाद विज्ञान ने आज हमारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। विज्ञान के आविष्कारों में से एक महत्वपूर्ण आविष्कार है यातायात के साधन, जिसके कारण हम मीलों की दूरी कुछ ही समय में सहजता से पूरी कर लेते हैं, जिसे पूरा करने में प्राचीन समय में हमें महीनों लग जाते थे। वर्तमान समय में अधिकांश लोगों के पास अपने निजी वाहन, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि हैं तथा सड़कों पर जाम की दिनों दिन बढ़ती समस्या का सबसे बड़ा कारण है। तो भाई इतनी सारी मोटर गाड़ियां जब होंगी सड़क पर तो जाहिर सी बात है जाम लगेगा ही लगेगा। आज हर व्यक्ति जल्दी में नजर आता है, इसी जल्दबाजी के कारण सड़क पर जाम लग जाता है। बाइक, कार अपनी लाइन में चलने के स्थान पर एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। तो देखिए ना, जहां जरा सी जगह मिलती है वहां चले जाते हैं आगे। तथा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सख्ती से अपने कर्तव्य पालन ना करने के कारण इसे बढ़ावा मिलता है। तो जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो भी उसको चीज़ को बहुत कड़ाई से पालन नहीं करती, तो ये लोग के और हिम्मत बढ़ जाती है कि ठीक है भैया हम कर लेते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति पाने के लिए सरकार को ट्रैफिक के कड़े नियम बनाने चाहिए तथा सख्ती से उन्हें लागू करना चाहिए। इसके साथ ट्रैफिक के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही इस समस्या से निजात मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन है मेरी प्रिय पुस्तक। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर आपको लिख के तरीका बता देंगे कि भाई कौन कौन सी, सभी की देखिए प्रिय पुस्तक यहाँ पर अलग अलग होगी, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। तो वहाँ पर आप अपनी प्रिय पुस्तक को अपने हिसाब से लिख सकते हो। हम यहाँ पर आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे लिखना है। तो इसको आपको जो संकेत बिंदु दिया गया है वो 3 संकेत बिंदु हैं। पुस्तक का नाम, पुस्तक की विषय वस्तु और पुस्तक की विशेषता। तो जो भी आपको पुस्तक प्रिय है वो उन 3 पॉइंट्स पे आप इसे डिस्क्राइब करेंगे।
तो देखिए क्या है, सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग हमने दे दी। फिर है पुस्तकें हमारे जीवन का मूल्यवान धरोहर है, वे हमें जीवन के मार्ग पर चलने की दिशा प्रदान करती हैं। ये एक अच्छे मित्र की भांति सदा हमारे साथ रहकर मार्गदर्शन करती हैं। उन्हीं में से एक बहुमूल्य व ज्ञान वृद्धि में सहायक पुस्तक रामचरितमानस है, जो स्वामी तुलसीदास जी की गरिमामयी कृति है। रामचरितमानस मेरी प्रिय पुस्तक है। यह ग्रंथ अद्भुत और अद्वितीय है। साधारण लोग इसे रामायण के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर तुलसीदास जी ने सहज नाट्य रचना कौशल और सूझबूझ के दिग्दर्शन होते हैं। मतलब उन्होंने लिखते समय हमारे सामने ऐसा बढ़िया चित्रण किया जैसे लगता है रामायण पूरी हमारी आंखों के सामने चल रही है। रामचरितमानस का आरंभ और अंत संवाद से होता है। इसके संवाद 3 हैं। उमा शंभु संवाद है। उमा शंभु संवाद मतलब जो है शंकर पार्वती जी का। फिर दूसरा है गरुण काका भुषुंडी संवाद है। फिर तथा है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद। तो यहाँ पर ये याज्ञवल्क्य जो संवाद है और लास्ट है हमारा भारद्वाज संवाद। तो ये लास्ट का हमारा संवाद है। तो ये 3 संवाद हमारे इस पूरे रामचरितमानस में आते हैं। काव्यात्मक सौंदर्य की दृष्टि से यह अनुपम ग्रंथ है। रामचरितमानस में मुख्यतः श्रृंगार, वीर और शांत रसों का समावेश है। इसमें ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव, गृहस्थ और सन्यास का पूर्ण समन्वय मिलता है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक दृष्टि से यह कृति हिंदी साहित्य उपवन का वह कुसुमित फूल है, जिसे सूंघते तनमन में एक अनोखी सुगंध का संचार होता है। अर्थात जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। यह ग्रंथ दोहा चौपाई में लिखा गया महाकाव्य है। इस महाकाव्य का हर कांड भाषा, भाव आदि की दृष्टि से पुष्ट और उत्कृष्ट है और प्रत्येक कांड का आरंभ और अंत संस्कृत के श्लोकों से होता है। तत्पश्चात कथा फलागमन की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर जब आपने अगर लोगों ने रामायण पढ़ी है तो आप उसमें ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये तीसरा अनुच्छेद भी हमारा यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर अगर आपकी प्रिय पुस्तक कुछ और भी है तो आप उसे भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। रामचरितमानस की जगह उसके बारे में आप यहाँ देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। यहाँ पर हमारे सामने 2 पत्र दिए गए हैं। दोनों में से एक पत्र हमें यहाँ करना है। एक पत्र औपचारिक रहेगा, एक अनौपचारिक रहेगा। तो जिस भी फॉर्मेट से आप अच्छी तरह परिचित हैं या जो भी पत्र आप ठीक से लिख सकते हैं उसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा पत्र रहेगा ये रहेगा 5 मार्क्स का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है। अपने नगर व्याप्त बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए किसी लोकप्रिय दैनिक समाचार के संपादक को पत्र लिखिए। अब संपादक को पत्र लिखना है तो एक संपादकीय पत्र है। संपादकीय पत्र हमारा कौन से पत्र में आता है, वो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ध्यान से लिखेंगे। औपचारिक पत्र में हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन के साथ हम उसके स्थान, संस्था के नाम से शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मुख्य संपादक महोदय। तो यहाँ पर हमें संपादक को लिखना है तो हमने मुख्य संपादक महोदय या संपादक महोदय आप कुछ भी लिख के शुरू कर सकते हो। फिर आते हैं दैनिक जागरण, परिकल्प नगर, दिल्ली। जैसे ही एड्रेस खत्म होगा तुरंत आप डेट डाल दोगे। अच्छा, डेट को लेकर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस भी डेट को आप एग्जाम दे रहे हो या कोई भी टेस्ट या दे रहे हो तो डेट हमेशा वही रहेगी जिस डेट को आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो या जिस डेट को ये पत्र लिख रहे हो। तो डेट हमेशा आप उसी तरीके से डालेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं विषय। चूंकि एक औपचारिक पत्र है तो इसमें हम विषय मेंशन कर देंगे, बिजली की कटौती से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में। ठीक है, शुरू करेंगे पत्र। जब भी हम शुरू करते हैं तो जिनको भी पत्र लिख रहे हैं उन्हें हम सम्माननीय शब्दों के साथ, महोदय, मान्यवर जैसे शब्दों के साथ संबोधित करते हुए लिखते हैं। मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने इलाके में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। आजकल हमारी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में बार बार बिजली चले जाने से हम छात्रों को पढ़ाई में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की इस आंख मिचौली से हम छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है। इसका हमारे परीक्षा परिणाम पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिजली जाने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। जब भी हम छात्रों के पढ़ने का समय होता है तो बिजली चली जाती है।
आपसे अनुरोध है कि हम छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जगह देकर संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें। चूंकि हम यहाँ बिजली बोर्ड को नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ किसको लिख रहे हैं, संपादक को पत्र लिख। तो उनसे हमने क्या बोला कि हमारी ये समस्या आप मुख्य पृष्ठ पे छापिए ताकि संबंधित अधिकारी इस बारे में अवेयर हो सके। इससे हमारी समस्या शीघ्र ही दूर हो सकेगी। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय मुकेश आचार्य, सरोजनी नगर। तो जो भी क्योंकि अब आप यहाँ पर आपको अपने एरिया का नाम देना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एरिया में लाइट जा रही है, तो आपको पूरा पोस्टल एड्रेस अपना पता देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर अपना एरिया देना है, जिस भी एरिया की ये लाइट इतनी आने जाने का काम कर रही है। अब आ जाते हैं दूसरे पत्र पर। दूसरा पत्र क्या है, पशु पक्षियों के प्रति क्रूर व्यवहार ना करने की सलाह देते हुए मित्र या सखी को पत्र लिखिए। अब चूंकि मित्र और सखी को पत्र लिखना है, तो ये पत्र कौन सा है, अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र हम शुरू करते हैं अपने एड्रेस के साथ में। तो यहाँ पर क्या लिखा, 321 आर्यनगर लेन नंबर 12 कनॉट प्लेस नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2000। तो ध्यान रखिए दिनांक वही रहेगी जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो। प्रिय सखी या प्रिय मित्र, जैसे भी है आप शुरू कर सकते हैं। फिर आते हैं, नमस्कार, मैं यहाँ कुशलता से हूँ और तुम्हारी भी कुशलता की आशा करती हूँ। मुझे तुम्हारी किसी सखी से पता चला कि तुम पशु पक्षियों के प्रति बहुत क्रूर होती जा रही हो। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। ये भोले भोले पशु पक्षी तो हमारी प्रकृति की शान है, वातावरण का संगीत है। ये अपने सुरों से हमारा मानसिक तनाव दूर करते हैं। ये हमें हर पल एक संदेश देते हैं, इसीलिए हमें इनकी रक्षा हेतु सदा तत्पर रहना चाहिए। तो हमें जो है ऐसा पशु पक्षियों के प्रति कभी भी क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये आपने उसे बताया। मुझे आशा है कि मेरा पत्र पढ़कर पशु पक्षियों के प्रति अपना व्यवहार बदलने का प्रयास अवश्य करोगी। शेष बातें अगले पत्र में। अपने माता पिता को मेरा सादर नमस्कार कहना, अपनी छोटी बहन को मेरा प्यार देना। तो जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो जिसको भी लिख रहे हैं वहाँ जितने बड़े हैं उनको प्रणाम, और छोटों को जो है हमेशा प्यार, ये ज़रूर लिखते हैं। फिर है तुम्हारी सखी अनाहिता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये अनौपचारिक पत्र पे बता दिया। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न संख्या 15 खत्म हुआ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 पे क्या है, यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लघु कथा लेखन कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 में जो पहले दिया है वो क्या दिया है, लघु कथा दी है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से हमें कोई एक करना है। तो जो भी लघु कथा आप लेंगे वो हमारी रहेगी 5 मार्क्स की। तो पहला है सोने के अंडा। सोने के अंडे वाली जो है कहानी से आप अच्छी तरह परिचित हैं, बस इसे छोटे में बनाकर आपको लिखना है। तो जहाँ पर ये जैसे लघु कथा आती है ना, तो ध्यान रखिएगा 150 शब्दों से ऊपर मत जाइएगा। अगर अगर जैसे आपको वर्ड लिमिट दे देता है तो आपको तो अच्छे से पता है, लेकिन जब भी आप लघु कथा लिखोगे कोशिश करना 150 वर्ड से ऊपर नहीं बढ़ना। तो सोने का अंडा हमने हेडिंग डाल दी। फिर क्या है, एक बार एक किसान था, उसके परिवार में उसकी पत्नी व 2 बच्चे थे। वह बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल पाता था। तब किसान की पत्नी ने उसे मुर्गी पालने व उसके अंडे बेचने का कार्य करने का सुझाव दिया। किसान बाजार गया और वहां से एक मुर्गी ले आया। कुछ समय बाद मुर्गी ने एक अंडा दिया। किसान वह अंडा देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह अंडा सोने का था। किसान बहुत खुश हुआ, उसने वह अंडा बेच दिया और उससे अच्छा भोजन व कपड़े ले आया। अब सोने का था तो भाई बिकेगा भी अच्छा, तो उससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती। किसान की आर्थिक स्थिति अब ठीक हो गई थी, लेकिन किसान की पत्नी बहुत लालची थी। वह मुर्गी द्वारा एक सोने का अंडा देने से संतुष्ट नहीं थी। उसने सोचा अवश्य ही मुर्गी के पेट में ढेर सारे सोने के अंडे होंगे, जिन्हें वह रोज एक एक करके देती है। यदि वह पेट काटा जाए तो हमें ढेर सारे सोने के अंडे एक साथ मिल सकते हैं और उन्हें बेचकर हम धनवान हो जाएंगे। जब किसान किसी काम से बाहर गया था, तब उसकी पत्नी ने एक तेज धार वाले चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ दिया, जिससे मुर्गी मर गई। लेकिन उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। इतने में किसान लौट आया। उसने मुर्गी को मरा देखकर अपना माथा पीट लिया। पत्नी के लालच ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही खत्म कर दिया था। तो भाई एक एक करके ढेरे मिल रहा तो सही था, आप एक साथ जब आपने लेने की कोशिश करी तो आप जो है सब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो क्या हुआ, लालच बुरी बला है, थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए।
नेक्स्ट ऑप्शन है गुणवान पुत्र। ठीक है, अब इसकी कहानी आपको बनानी है। तो कहानी बनाते समय हमेशा याद रखिएगा कि कोई ना कोई सीख मिलनी चाहिए उससे। तो यहाँ पर हमने दिया गुणवान पुत्र। शुरू करेंगे इसमें, देखिए क्या है। एक बार की बात है, एक गांव में 4 औरतें कुएं से पानी भरकर लौट रही थीं। वे आपस में बातें करने लगीं। तब उसमें से एक औरत का पुत्र वहां से गुजरा तो वह औरत अपने पुत्र के गुणों का बखान करने लगी कि मेरे पुत्र के कंठ में माँ सरस्वती का निवास है, अर्थात वो बहुत अच्छा गाता है, उसका स्वर बहुत मधुर है, उसकी मधुर आवाज की प्रशंसा दूर दूर तक होती है। तभी दूसरी ने घोड़े पर सवार अपने पुत्र को जाते देखा। वह भी उसकी प्रशंसा करने लगी कि मेरा पुत्र बहुत ही विद्वान है, शास्त्रों व वेदों का ज्ञाता है। तीसरी औरत ने जब अपने पुत्र को आते देखा तो वह भी उसके बाहुबल की प्रशंसा अन्य औरतों से करने लगी। तो सब अपने अपने बेटों की प्रशंसा एक दूसरे से कर रही थी। उन तीनों की बात सुन चौथी औरत मन ही मन सोचने लगी कि ये तीनों औरतें कितनी भाग्यशाली हैं, जिनके पुत्र इतने गुणवान हैं, लेकिन मेरा पुत्र तो साधारण व्यक्ति है, उसमें ऐसा कोई गुण नहीं जिसकी मैं भी प्रशंसा करूं। कुछ दूर आगे जाने पर चौथी औरत का पुत्र उसे सामने से आता दिखा। आते ही माँ के हाथ से पानी का घड़ा लेकर अपने सिर पर रखा और एक हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलने लगा। उन चारों औरतों के पीछे एक वृद्ध महिला भी चल रही थी, जो उन औरतों की बातें सुन रही थी और सब देख भी रही थी। अब वह बोली कि गुणी, तुम तीनों के पुत्र नहीं जो तुम्हें देख कर भी अनदेखा कर कर चले गए। भाई ये सभी तो औरतें तो पानी भर के ला रही थी, घड़ा सभी के हाथ में था, सबके पुत्र गुजरे, लेकिन किसी के पुत्र ने किसी भी अपनी माँ का हेल्प नहीं करी कि किसी घड़ा ले लेते, भाई घर पर रखाते, माँ सीधे चलती। लेकिन चौथी स्त्री के पुत्र ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया। घड़ा भारी था, माँ तो वृद्ध होती है, अरे वृद्ध नहीं होती तो एजेड तो होती है ना। तो यहाँ पर उसकी हेल्प करी, हाथ पकड़ के चलने लगी। गुणी इस चौथी औरत का बेटा है जो बुढ़ापे में इसकी लाठी बनेगा और इसे सहारा देगा। संसार में वही व्यक्ति वास्तव में गुणवान है जिसमें करुणा, दया और मानवता है। आप ये मत सोचो कि आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, लेकिन जब तक आपके अंदर करुणा है, आप दूसरों की सेवा भाव रखते हो, आप अपने आप में बहुत गुणवान हो। आपकी भाषा मृदु होनी चाहिए, आप दूसरों की सेवा है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, ये कर रहे हो तो आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। ये मत सोचो कि हम अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाते, कि हम अच्छा गा नहीं पाते, कि अच्छा हम नाच नहीं पाते। ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी क्या होता है, आपका मन कितना अच्छा है, आपके संस्कार कितने अच्छे हैं। अब हम आ जाते हैं अथवा करके, मतलब लघु कथा और जो ईमेल लेखन है, इन दोनों में से कोई चीज़ आपको एक करनी है। तो लघु कथा अगर आप लिख सकते हो तो वो लिख लेना, नहीं तो आप ईमेल लिख लेना। तो ये भी हमारा कितना रहेगा, जैसे कि लघु कथा हमारा जो है 5 मार्क्स का था, तो ये भी 5 मार्क्स का, दोनों में से कोई भी एक करोगे 5 मार्क्स का रहेगा। अपने इस्तीफे की आधिकारिक सूचना हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। मतलब आप अपनी जिस कंपनी में काम कर रहे थे, आपने वहाँ इस्तीफा दे दिया है, इसकी सूचना आप कंपनी के हेड को दे रहे हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया है, उसको आप ईमेल के जरिए दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है ansari@gmail.com। ठीक है, आप अपने नाम के साथ बनाना। यहाँ पर व्यक्ति का नाम अंसारी था तो अंसारी से बना है। आपका जो भी नाम हो आप ईमेल उसी से बनाना। अपना एक्चुअल ईमेल नहीं लिखना, लेकिन जो भी आप बना सकते हो अपने इनिशियल से उनको आप बनाइएगा। फिर यहाँ पर आप कंपनी को दे रहे हो तो क्या हुआ है, du@gmail.com। विषय से शुरू करेंगे, इस्तीफे की आधिकारिक सूचना देने हेतु। माननीय महोदय, मैं आगामी शैक्षणिक वर्ष में अपने उच्च अध्ययन को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा हूँ, कि मतलब हायर एजुकेशन लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके DU के क्लर्क के पद से इस्तीफा की सूचना देना चाहता हूं। मतलब अब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आगे एजुकेशन लेना चाहता हूं। DU के साथ मेरे जुड़ाव के दौरान आपके द्वारा प्रदान किए गए विकास के अवसरों की सराहना करता हूं। यहाँ काम करना वास्तव में मेरे लिए गर्व का अनुभव रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे इस्तीफे को औपचारिक सूचना के रूप में स्वीकार करें। धन्यवाद, जीशान अंसारी। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो है इस्तीफा दिया और इस बात की इंफॉर्मेशन उन्होंने अधिकारी को भी दे दी है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 17 पर। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे सामने क्या है
एक संवाद है और दूसरी सूचना है, तो दोनों में से कोई एक चीज हमें करनी है। जो भी आप करोगे वो हमारा रहेगा 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले क्या है देखिए, दो मित्रों के बीच राजनीति का अपराधीकरण विषय पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लिखिए। राजनीति में किस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पर आपको एक संवाद लेखन करना है दो मित्रों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास संवाद में ऑप्शन आता है तो आप टॉप हेडिंग देकर इसको शुरू कर सकते हो। क्या है यहाँ पर, जो दो मित्र हैं, एक है आनंद और दूसरा है प्रताप। आनंद, कहो मित्र क्या हाल चाल है। प्रताप, सब ठीक है, बस मुझे आजकल के चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण की चिंता सता रही है। आनंद, यह तो चिंता का विषय है, जब तक राजनीति अपराधियों से मुक्त नहीं होती तब तक चुनाव प्रजातंत्र के नाम पर कलंक है। प्रताप, ठीक कहते हो मित्र, आज के चुनावों में धन बल बाहुबल का इस्तेमाल करके अपराधी चुनाव जीत रहे हैं। आनंद, राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे व्यक्ति को टिकट देती हैं जो धन बल बाहुबल के या किसी और तरीके से चुनावी सीट जीत जाए। प्रताप, यह स्थिति भी राजनीतिक दलों की है, सभी राजनीतिक दल हैं, सभी की है ये। सरकार को इस पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा चुनावों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आनंद, ठीक कहते हो मित्र, इस दिशा में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए कि भाई इस तरीके से आपराधिक लोग जो हैं वो राजनीति में ना आने पाए। अब दूसरा ऑप्शन हमने बताया था कि एक सूचना है। अब सूचना क्या है जी, देखिए, तो आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं, आपका नाम नहीं बताया गया लेकिन आपकी पोस्ट के लिए आपको बाउंड कर दिया गया है कि आप एक सांस्कृतिक सचिव हैं, ध्यान रखिएगा। विद्यालय में होने वाली कविता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु लगभग 80 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है। अब विद्यालय में एक कविता प्रतियोगिता होने वाली है, चूंकि आप सांस्कृतिक सचिव हैं तो जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो आपके अंडर में ही होंगी। तो अब कविता प्रतियोगिता की जो सूचना तैयार करनी है वो भी आपको ही तैयार करनी पड़ेगी, हाँ, और 80 शब्दों में तैयार करनी। तो सूचना तैयार करने का सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, आपको एक बॉक्स बनाना होगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है रेक्टेंगल बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स में आपके अंदर लिख लोगे। तो अब सबसे पहले जिस संस्था की तरफ से ये, अब चूंकि स्कूल में होना है तो अपने स्कूल का नाम कहाँ पर है, DAV स्कूल आज़ाद नगर उत्तर प्रदेश, हमने यहाँ पर दे दिया ये स्कूल का नाम और जहाँ पर है स्कूल दे दिया। अब चूंकि ये एक नोटिस है तो ब्लॉक्स में आप सूचना दे दोगे। फिर उसके बाद सूचना का जो शीर्षक है, किस विषय पर आप सूचना दे रहे हो, कविता वाचन प्रतियोगिता के संबंध में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आप किस डेट को ये सूचना दे रहे हो। भाई जिस भी डेट को सूचना इशू होती है, नोटिस बोर्ड में लगती है, तो वो डेट भी मेंशन करनी होती है, तो यहाँ पर हमने डेट मेंशन कर दी। फिर उसके बाद आते हैं विद्यालय के समस्त छात्र व छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में होने वाली कविता प्रतियोगिता में जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं वे एक सप्ताह के अंदर दिनांक 7/6/2000, तो अब देखिए यहाँ पर 30/5 को लिखा गया था, 7/6 यानी कि एक हफ्ते के अंदर अपने कक्षा अध्यापक के पास नामांकन करा दें। तो जो अब जिस डेट को नोटिस इशू हुई उसके एक हफ्ते बाद की डेट है। डेट में अगर अंदर बाहर और अंदर दोनों तरीके से डेट रहती है तो वो आपको कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी। एक हफ्ते का दे रहे हो, 10 दिन का दे रहे हो, 2 दिन का दे रहे हो, उसी हिसाब से डेट आपको डालनी पड़ेगी। आज्ञा से सांस्कृतिक सचिव DAV स्कूल आगरा, तो यहाँ पर आप चाहो तो अपना नाम भी सांस्कृतिक सचिव के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं देना चाहते तो पोस्ट का नाम दे दीजिए, बस सिंपल खत्म। क्योंकि सांस्कृतिक सचिव, स्कूल के सांस्कृतिक सचिव से तो सभी परिचित रहते हैं, तो उस जगह पे आप नाम भी नहीं दे, खाली पोस्ट ही मेंशन कर दें तो भी चल जाता है। तो ये हो गई हमारी सूचना, और इस सूचना के साथ ही हमारा ये पूरा टेस्ट जो हम सैम्पल पेपर नंबर 2 कर रहे थे वो यहाँ पर खत्म हो गया। तो देखिए हमने कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व किया। जब हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर हैं तो हमें पेपर को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हमारा पेपर सॉल्व हो गया। तो अभी और भी पेपर हैं, फिर से लेकर आऊँगी पेपर नंबर 3 और साथ में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।